ऑलराइट, सो या, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या किया था, सेक्शन नंबर 54 डिस्कस किया था रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी शेयर्स, एंड इनके सारे के सारे जो रूल्स है वो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, ठीक है। वी सॉ सर्टेन एग्जांपल्स, सेक्शन 53 तक अपन ने लास्ट क्लास में किया ही था, फिर 54 अपन ने किया था। आज एकदम फ्रेश टॉपिक है, सेक्शन नंबर 55। सेक्शन नंबर 55 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 55 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक हम लोग का पूरा फोकस अगर आप लोग देखो तो वाज ऑन द इक्विटी शेयर्स, राइट। अभी जो मेरा फोकस है दैट इज ऑन द व्हाट, it is on the issue and redemption, it is on the issue and redemption of preference shares, ठीक है। सबसे पहला चीज जो अलग है सेक्शन नंबर 55 में वो ये है कि हमारा प्रेफरेंस अलग हो रहा है, मतलब सर, यानी कि सेक्शन नंबर 55 टॉक्स अबाउट व्हाट, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, यस सर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले आप समझेगा बात को कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो है वो दो टाइप का प्रेफरेंस शेयर होता है, एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर। एक होता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो इंडिया में कोई भी कंपनी जो है वो ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में हिंट भी दिया था, आपको याद होगा। ई रिडीमेबल का मतलब क्या था, वो शेयर्स जो वाइंडिंग अप के टाइम में रिडेम्पशन होता है, वैसा शेयर्स इंडिया में अलाउड ही नहीं है, वैसा शेयर्स इंडिया में अलाउड ही नहीं है। तो नो कंपनी कैन इशू, नो कंपनी कैन इशू ई रिडीमेबल व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स। नो कंपनी कैन इशू व्हाट, ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड ओनली इफ द आर्टिकल्स ऑथराइज। पहला बात तो ई रिडीमेबल शेयर्स तो कोई भी हालत में अलाउड ही नहीं है, कोई भी हालत में अलाउड ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करना है तो तभी कर पाओगे जब आर्टिकल्स ऑथराइज करते हैं तब, ठीक है। नंबर 3, क्या पास करना पड़ेगा फॉर इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एसआरएन जीएम पास करना पड़ेगा। और सर अगर आर्टिकल्स ऑथराइज नहीं करता है तो पहले एसआरएन जीएम पास करा के क्या करे, क्या करे बताइए। पहले क्या करोगे, एसआरएन जीएम पास करके क्या करोगे, आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लाओगे, उसके बाद क्या करोगे, फिर वापस एसआरएन जीएम पास करके you will be required to do it if you want to pass what, redeemable, you have to issue what, redeemable preference shares, right, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर जो हम लोग एक प्रेफरेंस शेयर्स का रख सकते हैं वो कितना साल का है, 20 इयर्स, यानी कि 20 साल के अंदर आपको रिडेम्पशन करना जरूरी है, अनिवार्य है। मैक्सिमम दिया हुआ 20 साल, आप चाहो तो 7 साल का कर दो, आप चाहे तो 10 साल का कर दो, मैक्सिमम कितना है, 20 इयर्स। बट जब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होगा, ठीक है, तो ये ड्यूरेशन जो है 20 साल से बढ़ा के कितना कर लेता है आपका, कितना कर लेता है बताइए एक बार के लिए, कितना कर लेता है मुझे बताइए, हाँ, 30 इयर्स, कितना करेगा, 30 इयर्स। बट इसमें भी कंडीशन है, आप तो बोले कि भैया अभी अभी तो आपने बोला, ठीक है, अभी अभी तो आपने बोला क्या कि 20 साल तक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि इसमें तो काफी टाइम लगता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कितना टाइम दिया हुआ है आपको, 30 साल तक दिया हुआ है। और 30 साल में भी ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि आपको 20 साल का 30 साल कर दिया, 30 साल तक अब रिटेंशन कर दीजिए, ऐसा नहीं है। 21st ईयर से 20 साल यानी कि 21st ईयर से आपको हर साल 10% करके एनुअली रिडीम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 30 साल बाद रिडम्पशन करेंगे, ऐसा नहीं। 20 साल पार हो गया ना, मैक्सिमम लिमिट पार हो गया ना, 21st ईयर से 10% करके क्या करना पड़ेगा आपको, रिडेम्पशन शुरू करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहां तक, पक्की बात, श्योर हो 100%, इज इट एब्सोल्युटली फाइन, मुझे बताइए, बताइए बताइए बताइए, क्लियर है, वाला क्लियर, 1 सेकेंड, सुनो। अब
कौन सा शेयर्स रिडीम हो सकता है? जस्ट लाइक एवरी टाइम, ओनली द फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी व्हाट? रिडीम्ड. ओनली द फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड. पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड. ओके सर. सर इसके अलावा और बताइए, जैसे कि आपको याद है जब आपने बायबैक किया था, याद है आप लोग को कि क्या किया था बायबैक के वक्त में? हमने क्या किया था? एक CRR डिपॉजिट किया था, याद है ना आपको? 10% ऑफ द फेस वैल्यू, याद है आपको? जितना 10% नहीं, जितना आपका वैल्यू था उतना का फेस वैल्यू का पोर्शन यूज्ड टू कीप इट इन अ सेपरेट रिजर्व, एंड दैट रिजर्व वाज नोन एज CRR. तो जैसे आपने बायबैक के वक्त में किया था, वैसे ही सेम सेम क्या करना पड़ेगा आपको? इन द केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के वक्त भी क्या करना पड़ेगा? CR शुड बी क्रिएटेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम. जितना का आपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया उसका एक नॉमिनल वैल्यू था, वही फेस वैल्यू. जैसे फेस वैल्यू इज इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर्स, वैसे प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उसको क्या बोलता है हम लोग? नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं. तो नॉमिनल वैल्यू हमें जमा करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा आउट ऑफ द व्हाट? फ्री रिजर्व्स. ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक. और CRR जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका यूज कहाँ पे होता है बताओ एक बार के लिए? देयर इज ओनली वन यूज, एंड दैट वन यूज इज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. खाली बोनस शेयर्स के लिए ही CRR का इस्तेमाल हो सकता है. बराबर सबको? ठीक है, यस सर. क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? इजी. चलो पहले यहाँ तक पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइए सबसे पहले क्या है. कोई भी कंपनी जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता है. ठीक है, redeemable preference shares be only then can be issued when it is authorized by the articles. When you have to pass the redeemable preference shares, you have to pass what? SRN, GM. उसके बाद में मुझे बताइए मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिडेम्पशन कितना है? 20 इयर्स. इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना है तो कितना होगा? 30 इयर्स. बट ऐसा नहीं कि 30 इयर्स तो 30 इयर्स के बाद रिडेम्पशन करोगे, नहीं नहीं नहीं. राइट फ्रॉम द 21st ईयर यू हैव टू स्टार्ट रिडीमिंग हाउ मच? 10%. राइट, समझ में आया आपको? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? यस सर. सर खाली और खाली ध्यान रखिएगा, ओनली fully paid up preference shares can be redeemed. Just like buyback of equity shares, similarly in the case of redemption of preference shares, CRR create होगा on the nominal value of the preference shares redeemed, और इसका एक ही पर्पस होता है बोनस इशू करने के लिए. Give me a loud share. आपको समझ में आया या नहीं आया अच्छे से? क्लियर? पक्की बात? 100%? Is it absolutely fine? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? ठीक है, नो इश्यूज. आगे बढ़ जाए. सर ऐसा वक्त आया आया वो पल, देखो ना इतना दिन तक हम लोग ने अभी तक पूरा प्रॉपर ना शादी का प्रिपरेशन किया, बहुत सारे कंडीशंस वगैरह रखा. अब विदाई का टाइम आ गया. ठीक है, और विदाई के टाइम में प्रॉब्लम क्या हो गया? जब रिडेम्पशन करने का टाइम आ गया है, अब से ये छोरी जो है, ये छोरी कर रही है अकाउंट्स का नाटक और पीछे कर रही है स्टेटस और इंस्टाग्राम चेक. समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही क्या मान गया, जैसे रिडेम्पशन का वक्त आया, टेस्ट का वक्त आया, उस समय कंपनी बोलता है कि पिसो कोई नहीं, पिसो नहीं है मेरे पास. हाँ मैं मानता हूँ रिडेम्पशन करना है बट पैसा नहीं है, क्या करें अब? टाइम साइम खराब चल रहा है, रिडेम्पशन का दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा कुछ सहयोग देते तो अच्छा रहता, पैसा नहीं है. तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर बाई चांस if the company is unable to what? Redeem preference shares on the due date. जिस दिन 8 हो गया ये ड्यू डेट होगा. ठीक है, ड्यू 8 हो गया. ठीक है, ड्यू डेट होगा ये. अगर they are unable to redeem what? Preference shares on the ड्यू डेट, तो आपके पास ऑप्शन है. आपके पास क्या है? ऑप्शन है कि आप चाहो तो जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उतना का आप नया प्रेफरेंस शेयर्स, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड. ठीक है सर, कंपनी क्या अपने इच्छा से कर देगा क्या? आज रिडेम्पशन का टाइम आ गया, अरे पैसा नहीं, अच्छा अच्छा पैसा नहीं है, नया नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो. क्या कंपनी अपना इच्छा से करेगा क्या? नहीं. इफ इट आस्क फ्रॉम ऑल द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट सर, कितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का संयोग चाहिए आपको? कंसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एटलीस्ट 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर्स. यानी कि अगर कंसेंट मिलेगा फ्रॉम द 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर्स, ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना उनके तरफ से 3/4 अगर सहयोग करते हैं, देन वी कैन इशू व्हाट? न्यू प्रेफरेंस शेयर्स ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. सर कुछ लोग तो माने ही नहीं सर, कुछ 3/4 था ना, कुछ लोग बोलते नहीं 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 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए नया प्रेफरेंस शेयर्स, हम लोग को तो पैसा चाहिए. तो उनको हम लोग पैसा दे देंगे. दोस प्रेफरेंस शेयर्स हु डिड नॉट गिव हिज कंसेंट शैल हैव टू बी रिडीम्ड फोर्थ विथ. फोर्थ विथ मतलब
इमीडिएटली बाय पेइंग कैश। अभी स्नेहा का सवाल आएगा, स्नेहा बोलेगा कि भैया थ्री, अगर बाई चांस बाकी लोग भी पैसा मांगेंगे तो 3/4 मेजोरिटी नहीं आएगा, 3/4 मेजोरिटी नहीं आएगा, 3/4 मेजोरिटी नहीं आएगा तो वी कैन नॉट इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। बराबर, सही बात है बिल्कुल यहाँ तक। यस सर। सर इसमें क्या एनसीएलटी का अप्रूवल भी चाहिए क्या? यस सर, यू नीड रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द एनसीएलटी। कोर्ट में एक बार जाके परमिशन लेके आ जाइए कि हम लोग ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार और बताते हैं आपको अच्छे से ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद रीडिंग करेंगे इस वाला पार्ट को। नंबर 1, कंपनी बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। कब? जब रिडेम्पशन का वक्त आया। तो कंपनी के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? इट कैन इशू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स अगेंस्ट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यस सर, इंक्लूडिंग द डिविडेंड अमाउंट इफ एनी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट भी बाकी है, डिविडेंड का अमाउंट भी बाकी है। सो इन दैट केस इट कैन इशू व्हाट? न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। बट कब सर? इफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो सपोर्ट देता है, कंसेंट देता है, तब। एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए, हाँ। और बाकी लोग जो मान नहीं रहे उनको क्या करेंगे हम लोग? इमीडिएटली पेमेंट कर देंगे। किसका? काइस का। किसका? काइस। काइस पे करेंगे। ठीक है, आइए रीडिंग करते हैं। देन न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, देन न्यू प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड, देन न्यू प्रेफरेंस शेयर्स, then what? New preference shares can be issued for the amount, what? Outstanding, including the dividend of the unredeemed preference shares। ठीक है, समझ में आया? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? पक्की बात, कोई दिक्कत तकलीफ बताइए? नहीं है तो हो जाएगा। ठीक है, जितना का आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट था आपका टू बी रिडीम्ड प्लस द अमाउंट ऑफ डिविडेंड का हम लोग क्या इशू कर देंगे? क्या इशू कर देंगे? फेरेस। फेरेस क्या? प्रेफरेंस शेयर्स। सर कैसे, कब करेंगे सर? जब कंसेंट मिलेगा फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग हाउ मच? 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। होल्डिंग हाउ मच? 3/4 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। एनसीएलटी का अप्रूवल इज ऑल्सो अपना मर्जी से नहीं कर सकता है। एंड दोस प्रेफरेंस होल्डर हु डू नॉट गिव अस द कंसेंट, उनको हम लोग क्या करेंगे? कैश पेमेंट कर देंगे। क्लियर है? रीड कर ले फटाफट, रीड कर लो फटाफट। और भोजक जी बताइए, समझ में आया या नहीं आया? और आपका तबीयत कैसा है ये भी बताइए। वाह, दिमाग में सेट हो गया प्रॉपर्ली? इजी पीजी? ओके। नो इम्प्रूवमेंट सर, ओहो। डॉक्टर दवाई लेना स्टार्ट कर दिया आपने? ओके। ठीक है, डन एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट। ये सब तो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी लास्ट क्लास में, बट एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन कौन सा मर्जी से होता है? ट्रांसफर मर्जी से होता है। मैंने आपको अपने शेयर्स ट्रांसफर किए, ये किससे होगा? मर्जी से होगा ना मेरा। मेरे से पूछ के होगा या नहीं होगा? मेरे से बिना पूछ के कर देगा ट्रांसफर, है तरीके खतरनाक है। और बिना पूछे इनहेरिटेंस से होता है तो वो क्या होगा? ट्रांसमिशन। क्या होगा आपका? ट्रांसमिशन। इट इज द सेल ऑफ शेयर्स, इट इज द ट्रांसफर बाय इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक वॉलंटरी एक्ट है, मेरा मन से होता है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। ठीक है, ये क्या है? लव एंड अफेक्शन नहीं जनरली, मतलब इट कैन बी एनी एक्ट। एंड इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन, यहाँ पे इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कंसिडरेशन। कोई इंसान टपक गया, उसका शेयर्स तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो जाएगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसमिशन बोलेंगे। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी इन्वॉल्व होता है यहाँ पे? नहीं होता है।
ट्रांसफर डीड होता है यहाँ पे कोई डीड कैसे कहीं से साइन करेगा, बताए तो भूत आएगा क्या उसका साइन करने के लिए? कोई आदमी टपक गया उसके ग्रेव से साइन कराएगा क्या? नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर डीड नहीं होता। हाय, नहीं होता। हाय, क्लियर है बिल्कुल? ओके, वेरी गुड। सेक्शन नंबर 55 खत्म। 55 में हम लोगों ने थोड़ा गेयर शिफ्ट किया था, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 56 इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, कब तक जो है टाइम लिमिट बताया, इसमें केसेस बताया है एंड टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट एंड डिवेंचर सर्टिफिकेट। बट समझेगा बात को, आजकल तो डीमैट भी आता है, डीमैट। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट का बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और डिवेंचर सर्टिफिकेट का कब तक आपको इशू कर लेना चाहिए। आइए, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, क्या बोला मैंने? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, जो इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम था, याद है क्या शुरू में जो होता है, उनको कितने दिनों के अंदर शेयर्स इशू करना पड़ेगा? 2 मंथ्स के अंदर, राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 2 महीना के अंदर आपको शेयर्स इशू करना पड़ेगा। सब फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में क्या करेंगे? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स में अगेन 2 मंथ्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट सर, ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन कब करोगे? 1 मंथ। आपको एक फॉर्म नंबर सबमिट करना पड़ता है। ट्रांसमिशन का केस में तो क्या करेगा, उपाय नहीं है, बट ट्रांसफर का केस में यू टू फाइल अ फॉर्म एंड द फॉर्म नंबर इज नोन एज SH4। क्या बोलेंगे? SH4। तो जिस वक्त आपने SH4 जमा किया ना, वहां से 1 मंथ के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। SH4 से क्या बोला? 1 महीना के अंदर। ठीक है, समझ में है? तो रिसिप्ट ऑफ शेयर ट्रांसफर फॉर्म SH4, 1 महीना फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ व्हाट? शेयर ट्रांसफर फॉर्म विच इज SH4। इजी। डिबेंचर्स के केस में आराम आराम से करेंगे, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। इजी। ठीक है, एकदम परफेक्ट। बताओ शेयर्स बताओ। इनिशियल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम केस में 2 माह, फर्दर इशू में भी 2 माह। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन में कितना? 1 मंथ फ्रॉम द डेट यू रिसीव द SH4। ठीक है, देन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना महीना? 6 मंथ्स। सर, ट्रिक करने के लिए आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, सर व्हाट अबाउट इफ इट इज अ IFSC पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, देन इन दैट केस ऑल वुड बी व्हाट? 60 days। सर मतलब ये 2 मंथ्स नहीं, 2 मंथ्स नो, 6 मंथ्स नो, 1 मंथ नो, ऑल व्हाट? 60 days। एग्जाम में आ गया, मजा आ भी जाएगा। ठीक है, बाकी सब लोग तो लिख के आ जाएगा 3 मंथ्स 2 मंथ्स, आप लिख के आओगे क्या? 60 days। समझ में आया? यस सर, मजा समझ में आ गया सर, एकदम क्लियर हो गया सर। ठीक है, यस। जब ट्रांसफर या फिर ट्रांसमिशन होगा ऑफ द शेयर्स, ठीक है, तो कौन सा फॉर्म सबमिट करना है? विच फॉर्म हैज टू बी सबमिटेड? बताइए कौन सा फॉर्म सबमिट करना है आपको? SH4। ठीक है, फॉर्म SH4 हैव टू बी साइंड बाय द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफर। ये कब साइन होगा? दोनों जगह साइनिंग कब होगा? इन द केस ऑफ व्हाट? ट्रांसफर का केस में मैं अपना शेयर तुमको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मैं भी साइन करूंगा, तुम भी साइन करोगी। बट तुम अगर इनहेरिटेंस से तुमको मिल रहा है, तो क्या साइन करवाएगा क्या तुम इनहेरिटेंस से आके कि हाँ एक्सक्यूज मी भगवान जी, थोड़ा सा साइन करवा दीजिए एक बार के लिए, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। बोथ हैज टू बी सबमिटेड विद इन 60 days of signing to the company and its registered office along with the old share certificate। मतलब कि हम SH4 भरेगा, मेरे पास ओल्ड शेयर सर्टिफिकेट होगा ना, विच आई नीड टू ट्रांसफर इट टू यू, तो मैं साइन करके SH4 हम लोग जमा करने के कहाँ पे? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, अलॉन्ग विथ माय ओल्ड व्हाट? शेयर सर्टिफिकेट। फिर वो आपको क्या इशू करेगा? न्यू। कब तक? एक्सेलेंट, अमेजिंग। ठीक है, ये एक जस्ट रीड पॉइंट है। ठीक है, इसके पहला वाला भी जस्ट रीड ही था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते जस्ट रीड। ठीक है, आइए सर, है शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म SH4 आपने साइन करवा दिया था, ओके, बट इट इज लॉस्ट बाय द ट्रांसफर। आप भूल गए, आपने बैग में रखा था, गुम गया। अब क्या होगा? इन नॉर्मल सिचुएशंस कंपनी इशू नहीं करता शेयर्स, फ्रेश इशू नहीं करता है नॉर्मल सिचुएशंस। कौन रिस्क लेगा फालतू का? आपने क्या अपना जानबूझ के बदमाशी करने के लिए आप बोले हो, राइट? बट कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी कंपनी इशू अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी, मेकिंग हिम साइन एन इंडेमनिटी बॉन्ड। एक मतलब बोलता है कि आप सच बोल रहे हो, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हो, उस टाइप एक बॉन्ड साइन करा के आपसे बुलवा देगा कि हाँ ठीक है। कंपनी चाहे, कंपनी करेगा जरूरी नहीं है, बट कंपनी चाहे तो कर सकता है, बट नॉर्मली कंपनी करता नहीं है।
ठीक है, क्योंकि रिस्क है ना, और यहाँ पे रिस्क है तो इश्क नहीं है, इसलिए नहीं करता कंपनी। ठीक है सर, सुनो ना। हाँ 57, 56 में यही है, फिनिश 56, यस सर। ये ऐसा सेक्शन ना 18 19 20 टू या 40 टू होना चाहिए, मजा आ जाता सर। 56 एकदम इजी है ना। 57, 57 में क्या है देखिए, अगर आपने बाई चांस बदमाशी करने की कोशिश की, सर बदमाशी कैसा, आपने ना गलत तरीके से रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग या अटेम्प्टिंग, ऑब्टेन कर लिया या तो अटेम्प्ट भी किया ऑब्टेन करने का, या तो ऑब्टेन कर लिया छीना छपटी करके किसी से ले लिया, या फिर धमकी दे रहा है, ओए शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करता है नहीं करता है, घर में माँ बहन नहीं है क्या, ऐसे करके धमकी मार के अगर आपने बाई चांस क्या किया है, बाकी शेयर होल्डर सर्टिफिकेट क्या ले लिया आपने, ले लिया, या फिर डिविडेंड का कूपन्स मिलता है, ठीक है ना, वो आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया है, कैसे, रॉन्गफुली, देन आपके ऊपर क्या लगेगा, आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। और करो बदमाशी, और धमकी देने का बहुत शौक है, हाँ जाइए जाइए जेल जाके आइए, जेल का चक्की पीसिंग करके आइए, जाइए। कितना साल सर, मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 3 इयर्स एंड है। सर यहाँ पे गलती लिखा आपने, और होगा, और कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल दोनों जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग भी करना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, कितना रुपया, 1 लाख टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाख। समझ में आया क्या, बदमाशी करोगे है गलत तरीके से धमका के, से सर्टिफिकेट इशू लोगे अपने नाम पे, डिविडेंड कूपन लोगे, रुको तुमको जेल भेजते हैं, कितना, मिनिमम 1 ईयर से लेके मैक्सिमम 3 इयर्स, एंड मिनिमम 1 लाख से लेके मैक्सिमम 5 लाख। परफेक्ट क्या, परफेक्ट। ठीक है, आज का लास्ट सेक्शन एंड देन वी आर डन। सेक्शन नंबर 58, सेक्शन नंबर कितना, 58, कितना, सेक्शन नंबर 58, सेक्शन नंबर 58 इज की, देखो मेरे को शेयर ट्रांसफर करना है आपको, मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा, SH4 भर दूंगा, राइट। व्हेन आई हैव टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय मी टू यू, आई विल फाइल द फॉर्म SH4, तो साइन करेंगे द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, अगर कंपनी ट्रांसफर अलाउ कर देता है, कंपनी बोलता है हाँ ठीक है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी ठीक है, लेट्स अलाउ द ट्रांसफर। ठीक है, तो को पता ही होगा कि कंपनी क्या करेगा, नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगा टू द होम, टू द ट्रांसफरी विद इन 1 मंथ द रिसिप्ट ऑफ द SH4। ये हमने ऑलरेडी सेक्शन नंबर व्हाट 56 में कर लिया था ना, ये देखो ना 1 मंथ। ठीक है, 1 महीना के अंदर जब SH4 मिलेगा, वहां से 1 महीना के अंदर मैं तुम्हें क्या इशू कर दूंगा, तुम्हारे नाम पे न्यू शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। ठीक है, as soon as I receive SH4 and the company is satisfied, company is fine, company is allowing the transfer, तो 1 महीना के अंदर क्या इशू करेगा, 1 महीना के अंदर क्या इशू करेगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या इशू करेगा, क्या इशू करेगा, न्यू शेयर सर्टिफिकेट। सर कैन कंपनी रिफ्यूज इट ऑल्सो, क्या कंपनी रिफ्यूज कर सकता है शेयर ट्रांसफर, कि उसने फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है, फिर कोई भी ग्राउंड्स के तहत, या फिर लगता है कि नहीं आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, एनी रीजन इट कैन बी, बट कंपनी फील्स और इट रिफ्यूजेस टू ट्रांसफर, कि नहीं नहीं नहीं, शशांक जी से स्नेहा जी के शेयर्स को ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे, रिफ्यूज करते हैं, रिफ्यूजेस टू ट्रांसफर, रिफ्यूज कर दे ट्रांसफर करने से। ठीक है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देखो जब रिफ्यूज करता है ना, इफ द कंपनी इज रिफ्यूजिंग, इफ द कंपनी इज रिफ्यूजिंग, आई विल नॉट अलाउ यू द ट्रांसफर, आई विल नॉट अलाउ यू द ट्रांसफर। उस केस में क्या करेगा, कंपनी को एक रिफ्यूजल नोटिस भेजना पड़ेगा, कंपनी को एक क्या भेजना पड़ेगा, रिफ्यूजल नोटिस, किसको किसको, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी को, कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज। मतलब कि देखो, या तो 30 डेज के अंदर, यानी 1 मंथ के अंदर नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दो, और या फिर विद इन 1 मंथ यानी 30 डेज क्या इशू कर दो, एक रिफ्यूजल नोटिस जमा कर दो, किसको किसको देगा, ट्रांसफरर को भी देगा और ट्रांसफरी को भी देगा, ट्रांसफरर को भी देगा, ट्रांसफरी को भी देगा, ट्रांसफरर को भी देगा, ट्रांसफरी को, दोनों को देना पड़ेगा। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इफ यू आर अ प्राइवेट कंपनी देन यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन, एंड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी यू हैव अ डिफरेंट ऑप्शन, राइट। प्राइवेट कंपनी सबसे पहले देखते हैं, देखो अगर कंपनी ने रिफ्यूजल नोटिस भेज दिया आपको टू द ट्रांसफरर एंड द ट्रांसफरी, तो ट्रांसफरी जो है as soon as he receives the notice can appeal to NCLT within 30 days on the receipt of
नोटिस। अगर आप चाहो तो एनसीएलटी के पास जा सकते हो। ट्रांसफर नहीं करता है ये लोग, मैंने इतना अच्छा से SH4 भर के दिया था, ट्रांसफर ही नहीं करता है ये लोग, अच्छे लोग नहीं है ये लोग, एनसीएलटी जी कुछ करिए। तो जैसे रेफ्यूजल नोटिस मिला उसके विद इन 30 डेज के अंदर यू कैन अपील टू हुम, एनसीएलटी, कि एनसीएलटी जी प्लीज देखिए, दे आर नॉट अलाउड द ट्रांसफर, ठीक है। एंड अगर रेफ्यूजल नोटिस ही नहीं सेंड किया तो पहला 30 डेज आप किसके लिए वेट करोगे, ये तो नया शेयर सर्टिफिकेट और रिफ्यूजल नोटिस के लिए। उसके बावजूद आपको ना रिफ्यूजल नोटिस मिला ना नया शेयर सर्टिफिकेट मिला, तो विद इन 60 डेज, जिस दिन आपने SH4 जमा किया था ना, 30 डेज तो ऐसे ही पार हो जाएगा ना, जिस दिन आपने SH4 जमा किया था उसका 30 डेज के अंदर इधर द कंपनी विल इश्यू अ न्यू शेयर सर्टिफिकेट और a refusal notice. Suppose it company did not give the refusal notice also. So you will wait till 30 days. Within the next 30 days. And total कितना हो गया? 60 days. From when? From the time when you have submitted the SH4, वहां से you can appeal to whom? NCLT. सुनता नहीं है, ट्रांसफर नहीं करता है, ऊपर से रिफ्यूजल नोटिस भी नहीं दिया, बताइए। समझ में आया आपको? क्लियर है? पहला को समझ में आ गया तो यस। नेक्स्ट, बट दिस इज इन द केस ऑफ private company. So what about public company? Public company is not a छोटा मोटा company, right? It's a big company. Big company requires big time. तो इसीलिए सेम चीज, यू कैन अपील टू द एनसीएलटी, बट यहाँ पे कितने दिन थे आपके पास में? 30, यहाँ पे मिलेगा आपको 60 डेज, एंड यहाँ पे कितना था? 60, यहाँ पे कितना मिलेगा? 90। समझ में आया आपको? मतलब 30 डेज ऐड कर दीजिए, बाकी सब कुछ हाँ भाई और मानो सेम। करेक्ट, इजी, मजे, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं। ओके, देख लो एक बार फटाफट, टेक अप 15 seconds, रीड इट। कानू तुम सानो ही, ओ कानू तुम सानो ही। धूप निकलती है जहां से, बिजली करती है वहां से। क्या आपको समझ में आ गया? बोरिया से समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग क्या है, बस यहाँ तक एंड कर देंगे क्या? किसके पास गया इन्फॉर्मेशन? एनसीएलटी। एनसीएलटी क्या करेगा? या तो बोलेगा डिसमिस कर देगा अपील को, या तो डिसमिस कर देगा। क्या लेके आया सब? पूरा पेमेंट नहीं किया अब तक शेयर्स का और ट्रांसफर करने की बात करते हो, आज जाने की जिद ना करो, ऐसे बोलेगा वो, डिसमिस कर देगा अपील को, डिसमिस। या फिर कंपनी को ऑर्डर करेगा कि क्या क्या है, बदमाशी चल रहा है, या तो क्या बोलेगा, क्या ये क्या लेके आ रहा है, लेके जाइए लेके जाइए, क्या किसके नाम पे ट्रांसफर करना है आपको, है नहीं, नॉट अलाउड नॉट अलाउड। या फिर कंपनी को बोलेगा इधर आते कंपनी, हाँ क्यों मना कर रहे हैं, चलिए चलिए रजिस्टर कीजिए ट्रांसफर को, ठीक है। अगर कंपनी ने रजिस्टर ट्रांसफर कर दिया, यू नो एनसीएलटी डिसीजन इज फाइनल एंड कंक्लूसिव, तो एनसीएलटी शैल रजिस्टर द ट्रांसफर विद इन 10 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी, फेलिंग विच क्या लगेगा? सेम फाइन लगेगा, सेम फाइनल इम्प्रिजमेंट। कितना? 1 लाख, 5 लाख और 1 साल, 3 साल, जो पहले था ना सेम। एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया, 10 दिन तक से माना नहीं, ट्रांसफर नहीं किया, तो फाइन कितना लगेगा? 1 लाख, 5 लाख और इम्प्रिजनमेंट 1 year, 3 year, इजी, एब्सोल्युटली पानी। तो या तो आपका एनसीएलटी अपील को क्या कर देगा? डिसमिस। ये तो ऑर्डर करेगा किसको? कंपनी को, तो रजिस्टर द ट्रांसफर। आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज? 10 days करना पड़ेगा, अदरवाइज फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। इज इट फाइन? इजी, यस। सर एक और सेक्शन करा दीजिए ना, ईटी सेक्शन करा दीजिए। और इसमें भी ना ऐसा कीजिएगा प्लीज की ना, फाइनल पेनल्टी का एकदम सेम रखिएगा, तो क्या अच्छा लगेगा, मन में शांति लगेगा एकदम। इसमें भी यही फाइनल पेनल्टी रख दीजिए ना, ओके। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। बाई चांस अगर गलती से मेंबर का कोई नाम ना कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, याद है क्या, आरओएम, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उससे अगर नाम हट गया, गलती से हट गया, फॉर सम रीजन हट गया, या फिर डिले हो गया एंटर करने में नाम, ठीक है, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है ना, अगर देखो, अगर आपका नाम डालने में या तो कोई रीजन से रिमूव किया है, या फिर कोई कोई रीजन से ही डिले किया है, वैलिड रीजन,
तब तो बात अलग है। अगर विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज मतलब विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, अगर आपका नाम या तो हटा दिया है या तो बहुत डिले कर रहा है, आपका नाम एंटर ही नहीं करता, ट्रांसफर कर दिया अभी भी नाम एंटर ही नहीं करता आपका, ठीक है, देन इन दैट केस यू कैन अपील टू होम, किसके पास जाओगे? एनसीएलटी के पास जाओगे। एनसीएलटी को बोलेगा देखिए ना, अरे ना कारण बता रहे हैं ना कुछ, एक तो नाम हटा दिए हमारा, हम ढूंढ के इतना फ्लेक्स मार रहे थे कि कंपनी का हम एक शेयर होल्डर है, मेंबर है, और नाम ही हटा दिए हैं, या फिर नाम डालते ही नहीं है, या तो नाम हटा दिया है या तो नाम डालते ही नहीं है, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। इफ देयर इज अ सफिशिएंट रीजन देन इट्स अ डिफरेंट केस, बट इफ विदाउट एनी रीजन, इफ विदाउट एनी रीजन, इफ विदाउट एनी रीजन ऐसा हो रहा है, देन इन दैट केस या तो वो एनसीएलटी क्या करेगा, या तो आपको डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन को, कि अरे यू आर नॉट इवन पेड द एंटायर ड्यू यार अभी तक, ये डॉक्यूमेंट तो प्रॉपर्ली सबमिट करो, ऐसे बोलेगा तो डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन, या फिर ऑर्डर करेगा कंपनी को क्या, टू रेक्टिफाई इट्स रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, टू रेक्टिफाई इट्स व्हाट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। और सेम कंपनी को भी कितने दिन में ठीक करना पड़ेगा, 10 डेज के अंदर। अगर फेल हुआ तो क्या होगा, फाइन कितना रुपया, 1 लाख, 5 लाख, एंड इम्प्रिजनमेंट कितना, 1 लाख, 1 साल और 3 साल। सर सेम सेम सर, बेबी शेम शेम शेम, समझ में आया आपको, इजी, ठीक है, क्लियर, इज इट फाइन? रीड कर लो फटाफट एंड लिख लो ये वाला पार्ट को, एंड आज के टॉपिक को क्या करो, समाप्त। सेक्शन नंबर 54 से लेकर 59 तक अपन ने करा दिया है, ओनली अ फ्यू सेक्शंस आर लेफ्ट, ठीक है, तो मे बी 2 क्लासेस मोर एंड दिस चैप्टर वुड बी डन। अगर एक लंबा क्लास में बैठेंगे अराउंड 1.5 hours 2 hours करीबन, तो वी कैन कंप्लीट इन वन गो आल्सो, लेट्स सी, अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि कैसे करना है। मे बी आई कैन कंप्लीट द चैप्टर टुमारो आल्सो, देखते हैं, ठीक है, बाई चांस अगर पलक आ गई तब तो कल खत्म कर देंगे, ठीक है। एक बार रीड करिए फिर लिखना स्टार्ट करिए। डन, ये लो। चांद दिखता है वहां से, चांद दिखता है। एक और, एक और, 6 बार